बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक बड़े मसले के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। भारत की अदालतों में लाखों केस पेंडिंग हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद बनाया गया जब, तो उसका ये मकसद था कि कम से कम समय में पीड़ित पक्ष को कानूनी मदद उपलब्ध कराना और जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाना। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ निचली अदालतों में धूल खा रहे मामलों को जोड़ लें तो देश की अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। ऐसे में न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और ट्राइब्यूनल की स्थापना जरूरी माना गया। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साल 2000 में 11वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी प्रोफेसर सैयद अली मोहम्मद खुसरो इसके चेयरमैन थे। कमीशन ने अदालतों में पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की राय दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए करीब 502 करोड़ रुपए जारी भी किए थे। ऐसे में देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत वर्ष 2000 में कर दी गई थी। उस समय इन कोर्ट्स को शुरू करने का उद्देश्य देश के निचली अदालतों में रुके हुए मुकदमों का निपटारा करना था। 2000 में 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत इस तरह के 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्वीकृति दी गई थी। ये अलग बात है कि 2005 तक इसमें से मात्र 1562 अदालतें ही अस्तित्व में आ सकी। वैसे 16 दिसंबर 2012 की त्रासदी जब हुई तो सब कुछ बदल गया। निर्भया केस ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया और इस केस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक नई दिशा दी। यौन उत्पीड़न पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को तरजीह दी गई, लेकिन अभी भी तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल लाल फीतेशाही के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। ये न्याय प्रक्रिया को प्रभावित भी कर रही है, लेकिन अभी भी सरकार महज फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने पर ही जोर दे रही है और इसीलिए शायद एक बार फिर से सर्वोच्च अदालत को इस पूरे मामले पर विचार करना उचित लगा है। हाल की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बलात्कार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अगले 2 वर्षों के लिए 1000 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दे चुकी है। ईरानी ने ये टिप्पणी की कि कैबिनेट के इस फैसले से अधिक FTSC स्थापित करने की से मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ितों को न्याय भी जल्दी मिलेगा और उनके मामले तेजी से निपटाए जा सकेंगे। लेकिन कामकाज को सुचारू कैसे करें, इस पर कोई जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। आम लोगों के लिए अदालतें वर्षों से रुके न्याय का पर्याय बनती रही हैं। यौन उत्पीड़न, विरोध और अन्य मामलों के लिए तेज न्याय और सजा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन आज उन तमाम जो लक्ष्य थे उनको पाना असंभव सा दिखता है। इन अदालतों में विशेष क्षेत्राधिकार हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य तय समय में न्याय देना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एडहॉक आधार पर ही की जाती है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश चयन के लिए पात्र होते हैं। 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की यदि बात करें तो इसके बाद 2000 में कुल 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मंजूरी दी गई, लेकिन 2011 तक 1192 ही काम करते रहे। हालांकि जून 2019 में कानून और न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश में केवल 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं जो वाकई काम कर रहे हैं। वैसे गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल जैसे कुछ राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के विचार को खारिज ही कर दिया गया। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें असम और उड़ीसा की तरह कोई विशेष अदालत है ही नहीं। इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की भी यदि हम बात करें तो ये अपराध कहीं ज्यादा हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की यहाँ कमी है और ये न्याय में देरी का एक गंभीर मुद्दा बन रहा है। व्यवस्था में समग्र रूप से सुधार की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट सहित किसी भी अदालत में न्याय की निश्चितता, समय सीमा, कानून के लागू होने को किसी भी मामले में एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये भी तय है। उधर न्याय में यदि देरी की बात करें तो न्याय में देरी अदालतों में देरी के कारण नहीं होती, हालांकि ये जिम्मेदार एक जरूर हो सकता है, एक बिंदु जरूर हो सकता है। वैसे चार्जशीट में देरी आरोपी के फरार होने, गवाहों की अनुपलब्धता आदि जैसे कई बाहरी कारणों से भी होते हैं और ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का
जो केवल नाम रखने से फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हो जाती, बल्कि तमाम ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे मामलों में वहाँ पर भी देरी होती है। फास्ट ट्रैक शब्द अपने आप में वैसे देखा जाए तो भ्रामक है, क्योंकि नामित अदालतों को निष्पक्ष सुनवाई के सामान्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। कानूनी प्रक्रिया में देरी केवल इसलिए नहीं है क्योंकि अदालतें लंबी तारीखें देती हैं या स्थगन की अनुमति देती हैं। हमें अन्य एजेंसियों को भी देखना पड़ता है जो जांच करती हैं और जिसकी वजह से देरी होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को वाकई एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए जहां पर इस तरह के जो तमाम संवेदनशील मामले हों, खासकर बलात्कार जैसे मामले हैं, उनको सुलझाने में और लोगों तक न्याय पहुंचाने में जल्दी की जा सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को एक समग्र तरीके से समझने की ज़रूरत है। एक और उपाय निकाला गया ताकि पेंडेंसी खत्म हो सके, और वो उपाय था ट्राइब्यूनल्स की। ट्राइब्यूनल्स की यदि बात करें तो ट्राइब्यूनलों की भी स्थापना अदालतों पर केसों के भार को कम करने के लिए ही किया गया। लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये भी आज वहाँ पर भी ट्राइब्यूनल्स में भी तमाम मामलों की पेंडेंसी पड़ी हुई है। वहाँ पर भी न्याय प्रक्रिया पर इतना भार है कि ऐसा लगता है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। और अब दो तरीके से कई विरोधाभास भी दिख रहा है। कई बार तो ये कहा जा रहा है कि जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं इनको खत्म किया जाए और संगठित किया जाए, दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए। तो तमाम ये जो विरोधाभास हैं जो न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनकी वजह से भी न्याय प्रक्रिया तेज नहीं हुई और इन विरोधाभासों से एक अलग तरीके की तस्वीर उभरने लगी है, जिसमें हम सभी ऐसे संशय में पड़े हुए हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, देखें तो देखें किधर। और अब तो सर्वोच्च अदालत भी इस पर अपने विचार रखने वाली है और एक मामले की सुनवाई के दौरान 3 जजों की पीठ ने इस पर शुरू कर दिया है विचार करना और इस पूरे मामले पर। और जो जजों की नियुक्तियां हैं उसको लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जवाब मांगा है, केंद्र सरकार की खिंचाई भी की। पीठ ने केंद्र से इन रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता पर भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। सीजीआई ने प्रमुख न्यायाधिकरणों में 200 से अधिक रिक्तियों का विवरण खुली अदालत में पढ़ा, जिसके बाद ये कहा गया कि ये तमाम जो प्राधिकरण हैं वो स्लो डेथ की स्थिति में हैं। वहीं इस मानसून सत्र में संसद में हंगामे के बीच पारित विधेयकों में से एक बिल ऐसा था जिसका मकसद था उन ट्राइब्यूनल की कुल संख्या घटाना जहां ज्यादा केस लंबित हैं। आप समझ सकते हैं, एक तरफ जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइब्यूनल्स को घटाने की बात हो रही है, फास्ट ट्रैक को खोलने की बात हो रही है। आखिर ये तमाम विरोधाभास क्या वाकई हमारी न्यायिक प्रक्रिया को तेज बना पाएंगे? आज हम बात इसी पर कर रहे हैं और आगे बढ़ूं और जो पेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी और ट्राइब्यूनल्स की भी ज़रूरत को समझा है, जजों की नियुक्तियों को समझा है, उन तमाम बातों को संदर्भ में रखते हुए हम देखेंगे कि आखिर पेंडेंसी का ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स वाकई सुलझा पाएंगी और अगर इस तरफ चला भी जाए तो कौन सी मुश्किलें हैं जो अभी तक न्याय प्रक्रिया को तेज़ करने में बाधा बनती आई हैं। इसके पहले कि मैं अपने मेहमानों से रूबरू कराऊं, आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं जिससे ये समझ में आ सकता है कि अभी तक की जो तमाम कोशिशें हैं वो कैसे नाकाफी रही हैं अदालतों के भार को कम करने में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 से मार्च 2023 यानी कि 2 वर्षों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को जारी रखने की मंजूरी दी। इसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉस्को के लिए 389 विशेष न्यायालय शामिल हैं। लेकिन आज जहां दुष्कर्म और हत्या के संगीन कांड लगातार हो रही हैं, ऐसे में 16 राज्य ऐसे भी हैं जहां इन केसों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें नहीं बनाई गई हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक समेत कई राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 0 है। कई कारणों के चलते फास्ट ट्रैक कोर्ट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। फास्ट ट्रैक अदालतों को मामलों की सुनवाई करने की प्रक्रिया पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। गवाहों की अनुपस्थिति के कारण देरी को स्थगन के मुख्य कारणों में से एक के रूप में देखा गया है।
देरी का एक अन्य कारण वकीलों द्वारा मांगे गए स्थगन है। कई बार फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जाती है। समर्पित न्यायाधीश होने चाहिए ताकि मामलों की नियमित आधार पर सुनवाई हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जजों की कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित केसों के कारण कार्यभार ज्यादा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सरकारी अधिवक्ताओं की कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय उस राज्य की सरकार हाई कोर्ट से विचार विमर्श की बात करती है। हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए टाइमलाइन निर्धारित कर सकता है कि सुनवाई कब तक पूरी होनी है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुचारू कामकाज के लिए काफी हद तक राज्य सरकारों को जिम्मेदारी उठानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहले बात फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ही करते हैं और इसके बाद हम आपको ट्राइब्यूनल्स की भी हालात दिखाएंगे। कुछ तो मैंने बताने की भी कोशिश की, लेकिन सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं पीके मल्होत्रा, पूर्व सचिव हैं कानून मंत्रालय के, और माजिद मेमन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता बॉम्बे हाई कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मल्होत्रा जी, अगर हम 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो 2000 में सन 2000 में कुल 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 2011 तक केवल 1192 यानी कि लगभग 1200 कोर्ट्स ही काम कर रही हैं। अब जून 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें और एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो कानून और न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश में केवल 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो काम कर रही हैं। आखिर ऐसे क्यों हालात बन जाते हैं और जो कोशिशें होती हैं न्यायपालिका की तरफ से और जो रिपोर्ट्स आते हैं और क्यों ऐसे सारी कोशिशें ऐसी लगती हैं जैसे कि वो ड्रेन हो गई, पानी में बह गई, और क्या इसके लिए आप जिम्मेदार व्यवस्था को समझते हैं या इसकी जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की ही है? राष्ट्रीय जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के सब प्रयासों के बावजूद भी हम स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद भी जो मैटर स्पेशल कोर्ट को रेफर किए जाते हैं उनको लेकर के अभी तक जो संवेदनशीलता कोर्ट्स में आनी चाहिए, लोगों में आनी चाहिए, सिस्टम में आनी चाहिए, वकीलों में आनी चाहिए, वो संवेदनशीलता क्यों नहीं आई है? आपने खुद ही बताया अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में, और जो रिपोर्ट आपने प्रेजेंट की कि 2000 से इसको लेकर के एफर्ट्स चल रहे हैं और 2019 में इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो एक स्कीम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की लेकर के आया, जिसके अंदर राज्यों को पैसा भी दिया गया और कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए भी कहा गया और पैसे की व्यवस्था भी केंद्रीय सरकार द्वारा की गई। उसमें केंद्रीय सरकार का रोल अधिक था, राज्य सरकारों का रोल कम था। अब देखने की बात यह है कि हमारे देश में टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें कुछ एक स्पेशल विषयों के लिए स्पेशल कोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो देरी न्यायालयों में हो रही है वो इन स्पेशल मामलों, चाहे वो रेप से रिलेटेड केस हैं, बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम है उससे रिलेटेड है, या नेताओं को लेकर के जो जिस तरह के केसेस हैं उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई है। इनको लेकर के केसेस को जल्दी निपटारा किया जाए और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो वो ठीक से काम कर सके। लेकिन ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो आज स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो रेगुलर जजेस होते हैं उन्हीं में से कुछ जजेस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन जजेस का जो वर्कलोड है वो उन केसेस को लेकर के जो स्पेशल कोर्ट्स के सामने रखे जाते हैं कहीं ना कहीं जो उनके डिस्पोजल की कैपेसिटी है उससे बहुत अधिक रखा जाता है, इसलिए निर्णय जल्दी नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो उसका प्रोसीजर है उसको डील करने का, वो प्रोसीजर वही है जो दूसरे नॉर्मल केसेस को डील करने का है जी। और तीसरा जो है, हमारे जो प्रोफेशन के लोग बहुत बारी बिना जेन्युइन रीजंस के केसेस में एडजॉर्नमेंट देते हैं और कोर्ट्स भी लिबरली उस एडजॉर्नमेंट को ग्रांट करती हैं, जिसकी वजह से जो समय सीमा ले डाउन की गई है स्पेशल कानून के अंदर उसको फॉलो नहीं किया जाता है। जब निर्भया का केस 2012 में हुआ, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया जिसको 2018 में ज्यादा पनिशमेंट देकर के सैंक्शन किया गया। उस कानून के अंदर भी इस तरह की बात की गई और विटनेस प्रोटेक्शन की भी बात की गई, एक्यूज को जो है उसको सेफ्टी देने की बात की गई, उसको कॉम्पेंसेशन देने की बात की गई, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी अभी भी हो रही है और अभी भी नहीं हुआ। अब द वेरी फैक्ट कि स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेंटर ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन
डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। जी जबकि बिल्कुल। एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से 24,368 सैंक्शन स्ट्रेंथ में हमारे पास वर्किंग स्ट्रेंथ केवल 19,326 जजेस की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5,132 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। जहां आपकी रेगुलर पोस्टें ही खाली पड़ी हुई हैं, हाँ। अब स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर भी देंगे तो न्याय कहां से होगा, जल्दी कहां से होगा? बिल्कुल। यही हालत हाई कोर्ट में भी है। जी बिल्कुल। हाई कोर्ट में भी है। जी बिल्कुल। और इसके पहले कि आगे बढ़ूं, हमारे साथ जस्टिस राजेश टंडन भी जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन उत्तराखंड लॉ कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि मल्होत्रा जी बता रहे थे, माजिद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि तमाम तरह की ऐसे देखा जा रहा है कंट्राडिक्शंस हैं, खासकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की यदि हम बात करें, और दोनों ही व्यवस्था की, न्यायपालिका और अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें, दोनों के बीच में एक कंट्राडिक्शन है। एक बड़ा सवाल ये आता है सर कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बना देते हैं, पर जो हमारी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो वही पुराने ढर्रे की है। और वकीलों को जो कहा जाए डेट्स, तारीख लेने की आदत भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी होती है। सर क्या लगता है आपको कि इस वजह से भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के पीछे जो लक्ष्य था, जो एम था, वो डिफ्यूज हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा है? इसकी बड़ी जिम्मेदारी वकीलों पर भी है। देखिए राजश्री जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। और मैं आपसे विनती ये करूंगा कि मैं एक बार आपसे अभी कुछ मिनटों तक बात करके अनुमति ले लूंगा। मेरे कुछ और कमिटमेंट्स हैं, मैं बैठ नहीं पाऊंगा ज्यादा वक्त। यहाँ कुछ लोग वेट कर रहे हैं, मगर मैं ये चूंकि मैंने कमिट किया है, मैं जानती हूँ सर आप बहुत व्यस्त हैं और राजनीतिक रूप से भी। रख लेता हूँ मैं, वो इस विषय पर अपनी बातें रख लूंगा ताकि हमारा मकसद हल हो जाए। बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहले तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारे देश में, वो किस हद तक सफल है और कितना विफल है। एक अंग्रेजी में से है कि a country's civilization can be best gauged by the effectiveness with which its criminal justice system functions. अब इस मापदंड से अगर हम अपने देश की जांच करें तो हमारी सिविलाइजेशन काफी कमजोर नजर आएगी, इसलिए कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ी हद तक के विफल है, सफल नहीं है। संविधान में दो बातें कही गई हैं कि the state and the administration of justice shall provide to every Indian citizen speedy and inexpensive justice. मतलब न्याय बगैर विलंब के और बगैर ज्यादा खर्च के हर नागरिक को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज हमारे देश में जहाँ विलंब की बात हम करने जा रहे हैं, देखिए कि बदकिस्मती से जो हम देख रहे हैं, मेरा तो अनुभव है, 50 साल से मैं कोर्टों में काम कर रहा हूँ, तो मेरा अनुभव है। मैंने पिछले 5 साल, मुझे सौभाग्य मेरा रहा कि पार्लियामेंट में मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस का मेंबर रहा, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का भी मेंबर रहा। तो मैंने बहुत करीब से इसमें बहुत सारा योगदान भी दिया है इसी विलंबता के ऊपर कि justice delayed is justice denied, and therefore we resort to fast track courts, special courts, etc. जो हमारी प्रावधान हमने किए हैं। लेकिन अगर हमारा ये विचार कि हम फास्ट ट्रैक के जरिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए या स्पेशल कोर्ट्स के जरिए न्याय को लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की, समाज को जल्दी से न्याय देने की कोशिश करें, मगर उसमें विफलता इसलिए हो गई कि देखिए अभी मानसून सेशन में हमारी पार्लियामेंट ने 36 ट्राइब्यूनल को 15 ट्राइब्यूनल बना दिए, निकाल दिए, ट्राइब्यूनल रद्द कर दिए। अब इतने सारे हमारे पास विभिन्न विषयों पर ट्राइब्यूनल का प्रावधान है। कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, रेलवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इनमें कई सारे ट्राइब्यूनल या तो है ही नहीं, या अगर वजूद में है तो वहाँ उनके अध्यक्ष नहीं है, और या जहाँ कहीं अध्यक्ष है वहाँ उनके सदस्य नहीं है, और वहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। और जिस आशा के साथ इनका निर्माण किया गया था, जिस विचार के साथ कि भाई ये
एडमिनिस्ट्रेशन जजों को, कोर्टों के भार को कम करेंगे और ये कुछ फैसले कर लेंगे बहुत सारे डिस्प्यूट का, ताकि कोर्ट की पेंडेंसी का भार ना बढ़े। आज हमारे यहाँ पेंडेंसी का ये हाल है और मुझे ये दुख होता है कहते हुए। एज ए क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर फॉर मोर देन 4 डिकेड्स, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कस्टडी केसेस जिनमें हम आरोपी को बेल नहीं दे पा रहे हैं अपनी कानून के प्रावधानों की वजह से, वो कस्टडी केसेस अगर आप 10-10 साल और 15-15 साल तक उसका निर्णय नहीं कर सकें, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। देखिए, किसी भी फौजदारी मामले में आपको अगर कितना सक्सेस है इसका मापदंड अगर देखना है तो आपको प्रिजन का रिकॉर्ड चेक करना होगा। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमारे देश में कितने हैं? हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप में कई प्रिजन्स को विजिट किया देश के। हमने गोवा को प्रिजन देखा, मुंबई की प्रिजन देखा, हमने नॉर्थ से राजस्थान में प्रिजन देखे। तो हमको जो हमने अनुभव वहां से प्राप्त किया है, जो हमने आंकड़े वहां से पाए हैं, उसमें बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना होगा कि अगर 100 लोग एक समय में एक जेल में रोके पड़े हैं, बंद पड़े हैं, तो उनमें से 90 लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजन, वो गुनहगार नहीं है, वो आरोपी हैं, वो अपराधी नहीं है। और ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अगर 90% हमारे प्रिजन्स में है तो इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ वेरी पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये फौजदारी मामला, चाहे वो मर्डर का मामला हो, चाहे वो वीमेन के रेप का मामला हो। अब देखिए, आज ही की खबर मैं आपके दर्शकों को बता दूं, मैसूर में एक रेप हुआ, तो जिसके तहत आज मैसूर में ये फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में गर्ल स्टूडेंट्स को शाम को 6:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये तो बड़े दुख की बात है। हम फेल हो रहे हैं ना कहीं फेल हो रहे हैं हम। और हमारे देखिए, अपराधी निकल जाते हैं गुनाह करके, उनके खिलाफ गुनाह साबित नहीं होते। विलंब एक बहुत बड़ा कारण है उसका, क्योंकि गवाह जो, अगर आप किसी गवाह को 20 साल बाद कहेंगे कि 20 साल पहले क्या हुआ था, तो वो याद नहीं रख पाएगा या वो खुद अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन माजी साहब, यही सवाल है कि आखिर हम फेल क्यों हो रहे हैं। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ के फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालतों के, विशेषकर जैसा कि आपने यौन उत्पीड़न की बात किया, तो उस हैरेसमेंट में भी जो धाराएं हैं वो 376 के तहत ही निपटाई जाती है। लेकिन उन मामलों में अदालतों में आने वाले जो सभी मामले लगभग ऐसे साबित हुए हैं जो मनगढ़ंत कर दिए जाते हैं और 99% लोग बरी हो जाते हैं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का बरी क्यों हो जाते हैं? बरी हो जाने के कई कारण हैं। हमारे क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में बहुत सारे लूप होल हैं जो मैंने सजेस्ट किए हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि एक घटना 2000 में हुई, अब 2021 में हम हैं, उसकी ट्रायल अभी तक नहीं हुई। अब 21 बरस के बाद आपके पास गवाह कौन होते हैं फौजदारी मामला में, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे कितना भी गंभीर आतंकवाद का मामला क्यों ना हो। बदकिस्मती से हमारे सरकारी गवाह जो होते हैं, जिनको पुलिस या तफ्तीशी अमले इनका प्रयोग करती हैं, वो सब गरीब होते हैं। कोई अमीर आदमी गवाह नहीं बनता। आप उठा के देखिए रिकॉर्ड पर, वो गरीब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो गरीब जो टेम्पररी कहीं काम करते हैं, अब वो 20 साल के बाद तो पहले वो नजर नहीं आएंगे आपको, कहाँ है वो गवाह, अवेलेबल नहीं है। और अगर 10 में से 4 गवाह आ गए तो वो कहेंगे कि हम भूल गए 20 साल पहले हमने क्या देखा था। और गवाहों को तोड़ दिया जाता है। गवाहों का विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारा अटर फेलियर है। ये तमाम तो आखिर उपाय क्या होगा माजिद मेनन साहब? मुझे 2 मिनट और दे दीजिए। सरकारी वकील का डिफेंस लॉयर के साथ में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सरकारी वकील को आप 25 मार्क्स देंगे और डिफेंस लॉयर को, जो ब्रिलियंट लॉयर होगा, वेल पेड लॉयर होगा सीरियस मैटर में, उसको 75% मार्क्स देंगे। तो कौन जीतेगा उसमें? तो कई फैक्टर्स हैं, एक नहीं 10 फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। और कन्विक्शन रेट पुअर होने के कारण अपराधियों का मॉरल बढ़ता है, गुनाह बढ़ते हैं समाज में। हमारे एक स्वच्छ समाज की जो हमारी कामना है वो पूरी नहीं हो पाती। जी, ऐसे में वकीलों की क्या भूमिका आप देखते हैं माजी साहब? एक वकील होने के नाते मैं जरूर जानूं। वकीलों का ऐसा है, देखिए, वकीलों के बारे में आरोप लगाए जाते हैं कि वकील तारीख लेते हैं। जज तारीख क्यों देते हैं? जजों ने वकील को तारीख नहीं देना चाहिए, वकील तारीख नहीं ले पाता। अगर वकील तारीख मांगता है तो जज ने एक पाबंदी लगानी चाहिए कि
ऐसे गंभीर मामलों में जिसमें भले ही विलंब हो चुका है, हम किसी कारण आपको तारीख नहीं देंगे और डे टू डे ट्रायल चलनी चाहिए। डे टू डे ट्रायल क्यों नहीं चल पा रही है ठीक गंभीर मामलों में? आज तारीख हुई, उसकी अगली तारीख 2 महीने बाद, फिर उसी तारीख में जज गैर हाजिर है, उसके बाद सरकारी वकील नहीं है, उसके बाद बचाव पक्ष टाइम मांग रहा है। ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विलंब होता है और बदकिस्मती से इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मैंने खुद कई रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, अगर सरकार उन पर विचार करे तो शायद कुछ थोड़ा सा सुधार इसमें। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद में हम लोग भी हैं। हमारे साथ जस्टिस मुकुल शेरावत भी जुड़ चुके हैं, पूर्व जज हैं एनसीएलटी के, और जो हमारी बात हो रही थी कि आखिर जज तारीख क्यों देते हैं। हम जस्टिस राजेश टंडन आपके पास आना चाहूंगी, और एक बड़ा मसला है ये। दो चीज़ें हैं, खासकर अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे बात करूं, उसका ट्राइब्यूनल पे भी हम लोग करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो दो चीज़ें और दिख रही, जैसा कि माजी साहब ने बताया और मल्होत्रा जी ने भी जो पूरे आंकड़े दिए, उससे ऐसा लग रहा है कि एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। और कम्युनिकेशन गैप तो कुछ इस हालत तक है कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है, और इस तरह की व्यवस्था में हम विश्वास नहीं करते। अब गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, तमाम ये वो राज्य हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की बात ही खारिज कर चुके हैं। आपको ऐसा, और इसके अलावा भी मैं अगर गिनवाऊं तो असम है, उड़ीसा है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ भी कोई विशेष अदालत नहीं है। महिलाओं के खिलाफ इतने मामले दर्ज किए जाते हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की जो भावना होनी चाहिए केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उस भावना से ये लोग, ये तमाम राज्य सरकारें जो हैं, ये जो चाहे राजनीतिक दल जिसको कहा जाए, वो दूर भाग रहे हैं, और इस वजह से हालात ये हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश की जा रही है, कितनी भी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, हम जो केसों की जो संख्या है उसको घटा नहीं पा रहे। नमस्कार, मैं आपके जो विचार हैं उसका स्वागत करता हूं। मैं जस्टिस टंडन सर, जो कि कई ट्रिब्यूनल्स में भी रह चुका हूं सर, और यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में मैं पूर्व न्यायाधीश हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहूंगा इस सिलसिले में, जिसका सारा आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आर्टिकल 247 भारतीय संविधान का अगर आप पढ़ें, भारतीय संविधान का 247 आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट। जी, आप एडिशनल कोर्ट का मतलब ये है कि जो कोर्ट ऑलरेडी चल रही हैं, अगर उन्हीं कोर्ट्स के ऊपर बर्डन दिया जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्ड दिया हुआ है एडिशनल कोर्ट फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज, यानी कानून जो है उसके को संभालने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज को, कानून को संभालने के लिए मुझे जरूरत है एडिशनल कोर्ट की। अगर हम एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एक पावर फास्ट कोर्ट की दे देंगे तो वो अपना भी काम नहीं कर पाएगा, ये भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का अलग एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जैसा कि ब्रिज मोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2012। जी बिल्कुल जस्टिस टंडन, पर वैसा हो नहीं सका। वही सवाल है कि आखिर ये जो पूरी सोच दी गई कि भाई एडिशनल कोर्ट स्थापित किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक अलग तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए, आंकड़े कह रहे हैं, खुद लॉ मिनिस्ट्री के आंकड़े कह रहे हैं कि 581 कोर्ट से तमाम कोशिशों, 2000 कोर्ट बनाने की बात थी, 1100 बन पाए, और 581 उसमें भी 500 केवल कोर्ट्स हैं जो काम कर पा रही हैं, जो कि अपने आप में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और काम अच्छे से हो नहीं पा रहा है। जस्टिस टंडन आपके पास, जी जी, कोर्ट की के पास सामत नहीं है बनाने की, तो जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको चार्ज दे दिया जाए, उनको एडहॉक जजेस बना दिया जाए फास्ट ट्रैक का, जो कि वो डिस्पोजल कर सकें। अगर उनको
इसमें ले लिया जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, जो भी रिटायर हो चुके हैं, उनको अगर ले लिया जाता है तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर साल भर में हम 200 भी डिस्ट्रिक्ट जजेस को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इम्प्लाई कर लेते हैं तो उनका कोई आगे का वतन नहीं बनेगा, तो उनको तो सिर्फ फास्ट ट्रैक का ही बनेगा। जी बिल्कुल, उनको दिया जा सकता है। चलिए, एक ही उपाय हो सकता है। हमारे साथ जस्टिस शेरावत भी है, मुकुल शेरावत भी है। जस्टिस मुकुल शेरावत, दो मसले हैं यहाँ पर, एक ट्राइब्यूनल है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की यदि हम बात करें तो हमारे तमाम पैनलिस्टों ने बताया कि इसमें कई सारे कंट्राडिक्शंस हैं और उसको देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था आखिर जा किधर रही है। अगर हम ट्राइब्यूनल और फास्ट ट्रैक दोनों को जोड़ लें तो एक तरफ तो अभी हाल फिलहाल में जो बिल पास किए गए उसमें कई ट्राइब्यूनल्स को खत्म करने की बात कह दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अगर आंकड़ों की आप देखें तो सोचा गया था कुछ और, पर हकीकत कुछ और है कि 500 से ज्यादा कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं। ये इस पूरे कंट्राडिक्शन में ये समझना जरूरी है कि आखिर जो प्रॉब्लम है वो किधर है। वो सरकारों की तरफ से है, न्यायिक व्यवस्था के अंदर हमारी प्रॉब्लम है, या न्यायिक व्यवस्था के जो अलग अलग भाग हैं, चाहे वकील हों या जजेज हों, वहां पर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी एक नॉर्मल अदालत की तरह से बन गए, ट्राइब्यूनल्स भी एक नॉर्मल अदालत की तरह से बन गए। एक पिन पॉइंट करने की कोशिश की जाए तो आपको क्या लगता है कहां पर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति हमारे सामने आ रही है? Yes, first of all, I congratulate that these type of difficulties has always been rigged up and addressed by your APN channel, and time and again I have participated. And this fast track court problem is not the recent one. Sir. If I go from the beginning, then 11th Finance Commission in the year 2000 had established fast track court. It must have been taken in account in the introduction. Sir. Now what happened that after that the initially 502 crores were sanctioned by the central government to establish around 1,700 courts all over the country. Almost 2,000. 2,000. Sir. And but in the year 2011, Yes. the central government stopped Yes. aiding those. Then it was left on the state governments. State governments, some of the state governments have chosen that they have a funds, they can keep on funding those fast track courts. Some of these states have denied it. Now what happened? That some, if the problem comes, then they again get up. In the year 2012, the Supreme Court has also said so, that it is up to the states whether to fund these state fast tracks and if they have funds. Suddenly in December 12, the Nirbhaya well established case came up in the light, and then again they have this December 12, then in the year 2012 again the fast track court, but for the limited purpose of certain courts have started. And now the government has, although we can say in the year December 2019, now this central government again has approved the scheme of setting up around 1,050 fast track courts. They are called fast track special court across the country, but they are for the specialized or some confined cases which are for child POXO or this type of or sexual harassment cases. But still the main purpose of fast track court through Lok Adalat is still not been accomplished by us because of the huge pendency. Right now 5,146 vacancies are there. बिल्कुल, और ये एक सबसे बड़ा इशू है कि आखिर ये जो वैकेंसीज हैं उनको अगर भरा नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल, और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर हमारी न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत ये है कि लंबित केसों को खत्म किया जाए, चाहे कोई भी उपाय लगाया जाए। इसके लिए सर्वोच्च अदालत भी लगातार टिप्पणियां करती रही है। अभी फिलहाल भी वो एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर बात हो रही है। इसके पहले
ट्राइब्यूनल्स को लेकर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गंभीर टिप्पणी की थी और सरकार की खिंचाई भी की थी। अब तमाम स्थितियों को यदि हम मिलाकर देखें तो एक ऐसी स्थिति दिखती है जिसमें जैसे सारे प्रयोग असफल होते दिख रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स की यदि हम बात करें तो हाल में सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो ट्राइब्यूनल्स ज़्यादा होने से काम करने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से कई ट्राइब्यूनल्स को ख़त्म करने की बात कही गई है। अभी तक ट्राइब्यूनल्स को लेकर क्या स्थिति रही है, देखिए इस रिपोर्ट में, उसके बाद बहस में आगे बढ़ेंगे। 20 पीठासीन अधिकारी, 111 न्यायिक सदस्य और 111 तकनीकी सदस्यों की नियुक्तियां रुकी हैं। 2019 से जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गई है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 13 रिक्तियों के साथ कोई अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC में 10 रिक्तियां हैं। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में भी 45 से अधिक रिक्तियां हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में 20 रिक्तियां हैं। 15 राज्यों के ऋण वसूली न्यायाधिकरण में सदस्य पदों की कई रिक्तियों के साथ एक अध्यक्ष नहीं है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSET में सदस्य पदों में रिक्तियां। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में 35 रिक्तियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये हमने आपको दिखाया कि रिक्तियां क्या हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ PK मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय के, और जस्टिस राजेश टंडन, पूर्व चेयरमैन उत्तराखंड लॉ कमीशन के जुड़े हुए हैं। जस्टिस मुकुल शेरावत हमारे साथ पूर्व जज NCLT के जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा जी, आपके पास आऊंगी और इस बयान के साथ जो कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी बेंच थी जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, उसमें उन्होंने बड़े साफ शब्दों में सरकार की खिंचाई भी की और ये कहा कि पीठ ने केंद्र से इन रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा कि आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए। CJI ने प्रमुख न्यायाधिकरणों में 200 से अधिक रिक्तियों के विवरण खुली अदालत में पढ़ा था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और ये कहा कि तमाम जो स्थिति है वो इस बात को बयान कर रही हैं कि ये प्राधिकरण स्लो डेथ के प्रोसेस में है। इतनी सख्त टिप्पणी है, और आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? ये जो रिपोर्ट भी आपने देखी कि तमाम रिक्तियां हैं, आपको क्या लगता है? आप सरकार के साथ रहे, एक तरह से कहा जाए कि चेयर के उस तरफ रहे, टेबल के उस तरफ आप रहे हैं, क्या लगता है कि मुख्य जिम्मेदारी ये सरकार की है कि वो ऐसी स्थितियों से न्यायपालिका को बचाए? क्या यहाँ पर सियासी वजहों से ये सारी रिक्तियां दिख रही हैं, या हमारे पूरे न्यायिक प्रोसेस में प्रॉब्लम है? राजश्री जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट्स हैं कि ट्राइब्यूनल्स में जो पोस्टें हैं उनको फिलअप करने में बहुत देरी हो रही है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टैट्यूटरी कमेटी जिसका कानून में प्रावधान किया गया है, जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, अगर इस तरह की कमेटी रिकमेंडेशन करती है और उन अपॉइंटमेंट्स में भी 6-6, 8-8 महीने की देरी होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कमेंट्स दिए हैं, मैं समझता हूं वो उनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। जी। जहाँ तक ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस का सवाल है, ये कोई हमारे देश में नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोप में ले लीजिए आप, यूके में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, ये सभी जगह है। और ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट की एक बार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के थ्रू बहुत बार इसको जुडिशियल अप्रूवल दिया जा चुका है। संपत कुमार का केस जो 1987 में आया, और उसके बाद 1997 में L चंद्र कुमार का केस आया, और उसके बाद NCLT को लेके जो मद्रास बार एसोसिएशन की जजमेंट आई, 2010 में आई, 2015 में आई, 2017 में आई और अब आई, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस को जस्टिफाई कराया है। जहाँ तक बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को एबॉलिश करने की बात आई, उसका जैसा कि आपको मालूम होगा, क्योंकि उस समय भी मैं भी सिस्टम का पार्ट था, और उस समय जो कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल हमने कानून में कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं जिनके अंदर अधिक कार्य नहीं है। ऐसे ट्राइब्यूनल जिनके पास अधिक कार्य नहीं है, क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उनको दूसरे ट्राइब्यूनल्स के साथ में मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो 38 ट्राइब्यूनल हमारे यहाँ बन गए हैं, उनका नंबर कम किया जा सके और उनको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके। लेकिन जब एक्चुअली उनको मर्ज करने की बात आई, तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया
जिनके पास पहले से सफिशिएंट काम था। तो आपका जो ट्राइब्यूनल को बनाने का कॉन्सेप्ट था और जिस आधार पे बने वो अपने आप में डिफीट हो गया। ट्राइब्यूनल का मतलब यही होता है कि वो एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसमें एक जुडिशियल एक्सपर्ट भी है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी है और वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए अपना निर्णय देगा। लेकिन जब आपने मर्ज कर दिए तो वो एक्सपर्टीज ही खत्म हो गई और जब इनके पदों की रिक्ति जो थी उनको फिलअप करने के लिए जिस तरह की देरी सरकार के द्वारा हुई और पद खाली रहे, उसकी वजह से इन ट्राइब्यूनल्स में पेंडेंसी बहुत अधिक बढ़ गई। मैं समझता हूँ समय आ गया है कि ये एडहॉकिज्म जो है ट्राइब्यूनल का उसको खत्म करके अगर हम एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सर्विस बना करके और उसको विधि मंत्रालय के या किसी और मंत्रालय के कंट्रोल में ले आते हैं तो शायद ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और ट्राइब्यूनल्स के निर्णय जल्दी हो पाएंगे। जी बिल्कुल। मुकुल शेरावत साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जब ये सरकार ने जो हाल फिलहाल में जो मानसून सत्र में हंगामे के बीच लगभग 36 से घटाकर 15 ट्राइब्यूनल्स किए हैं, इसे बड़ी एक खास तरह का कमेंट किया है सरकार ने और वो ये है कि ये अनवांटेड एडिशनल लेयर ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन है कि तरह से ट्राइब्यूनल्स काम कर रही हैं, ट्राइब्यूनल हैं अनवांटेड हो गई हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं। आपको ऐसा लगता है सर कि जिस तरह से वाकई सुप्रीम कोर्ट की भी यदि हम बात करें तो सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जब किया था सुप्रीम कोर्ट ने तो 536 दिनों की देरी के बाद ये पूरा मामला दायर किया गया था। न्यायालय ने पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े राजस्व मामलों में अपील जो दायर किया जाता है उस पर भी भारी देरी जो होती है उससे चिंता जाहिर की। वाकई क्या ये एडिशनल लेयर बनती जा रही है और प्रेशर न्यायिक व्यवस्था पर पड़ रहा है और इससे अपील में जो देरी हो रही है ये भी लोगों की परेशानियों का सबब बनता जा रहा है? जैसे माना जाता था कि ये बड़ी एक्सपर्ट टीम रहेगी लेकिन ये एक्सपर्ट टीम भी वैसे ही काम कर रही है जैसे नॉर्मल अदालतें करती आई थी, इस वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। आप ऐसा समझते? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई वर्क फॉर 16 years in one tribunal, that is income tax appellate tribunal, and for around 4 years in national company law tribunal. If they say that these are unwanted tribunals, it is utterly wrong to say so. As far as the income tax appellate tribunal is concerned, if my viewers, the viewers of this APN channel will be glad to know that the tribunal, which is the mother tribunal, has the first tribunal president, whose name is I'm just forgetting, Mohammad Munir Dar. Mohammad Munir Dar, Justice Mohammad Munir Dar. After independence partition, he has moved himself to Lahore High Court, became judge of the Lahore High Court, and the viewers will be surprised to note that he became Chief Justice of Pakistan. So we can say that Indian tribunal has given a Chief Justice of Pakistan. So these tribunals have so many functions. One of the function of these tribunals that they give judiciary good experts. They can be utilized for high courts and supreme courts, and they are very useful. As far as a litigant is concerned, if we say for the income tax, the first income tax officer, then commissioner, all bureaucrats, they pass an order. But this is the first forum where the litigants, taxpayers get an independent body which can hear their grievances and can decide judiciously. So it is likewise National Company Law Tribunal. Where will they go? First of all, the government has decided to frame this tribunal. All the High Court cases have been transferred here. Now nobody is looking after those cases. Thousand cases have been transferred from High Court under Company Act. Then Insolvency and Bankruptcy Code is there. Nobody is listening. Vacancies, as you have said, the situation is alarming. Situation alarming. Corridors flooded. Backlog is very high, and the observation of the Honorable Chief Justice of India, seeing all this alarming situation, has a very great importance at this juncture. I want that this message of the Chief Justice of India should be addressed immediately by the government. बिल्कुल। और अगर सरकार की बात करें तो जस्टिस टंडन
यदि हम ट्राइब्यूनल्स की देखें, सरकार की भूमिका देखें, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी समस्या यही सामने आ रही है कि हमारे पास न्यायिक अधिकारी ही नहीं है जो मामले को सुन सकें। वहां पर पेंडेंसी वहां पर ज्यादा है, रिक्तियां ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है सर कि लॉ कमीशन की तरफ से जो इस तरह की समस्या है वो किस तरह की सिफारिशें आनी चाहिए? I will just cite to you that I was the chairman of the Cyber Appellate Tribunal. Sir. Now you are saying that under the Information Technology Act, large number of cases are increasing, Sir. hacking and all that, theft and all that. Today there is a need of the Information Technology Tribunal because that was Cyber Appellate Tribunal of which I was the chairman. After 2011, the same has been abolished, and now no vacancy has been filled up, and now it has been clubbed with the TDS, that is Telecom Authority. Now, Cyber Appellate Authority was dealing so many of the cases as appellate authority, and now neither the hacking cases are being dealt up, nor the Telecom Authority is able to do it. Therefore, I pray and I wish that the Cyber Appellate Tribunal must come into force, and the Cyber Appellate Tribunal was doing much work. Today there is a need of the Cyber Appellate Tribunal. बिल्कुल जी। Because of the hacking and all that, all daily I am looking to the newspaper that some hacking takes place. Once I was reading that the DIG of Uttarakhand has been hacked with a thousands of rupees, and he has been nobody could be traced. That is, the Cyber Appellate Tribunal was doing much work on this information technology. Therefore, all the tribunals should revive. That is my submission, and that will act as a fast track court. Because Cyber Appellate Tribunal, when it was working, it was working as a fast track court, and all the tribunals wherever they are working, they are on the track of the fast track court. The Human Rights Commission or anything commission, they are doing on the fast track court. There is a provision under Section 30 of the Prevention of Human Rights Act that there should be courts of the human rights, but the courts are also not found. There no courts have been formulated for human rights. That is a need of the today. Therefore, the tribunals which are working, they are doing as a fast track court, and there is a need of the forming tribunals. जी बिल्कुल। और ये पर फिर समस्या वही रह जाती है जस्टिस टंडन कि नियुक्तियां नहीं है, लोगों की कमी है। मल्होत्रा साहब, आपने कहा कि विधि मंत्रालय या लॉ मिनिस्ट्री को छोड़ देना चाहिए। It will not be because of the fact that in all the tribunals retired judges are appointed. Therefore, everybody every in the High Court, somebody is retiring. They can be accommodated, and that is why I have said that even in fast track courts, retired district judge can be appointed. In tribunals, retired High Court judges can be appointed. और यहीं पर फिर यहाँ पर ये सवाल उठ जाता है कि क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है? मल्होत्रा साहब, आपने ये भी देखा होगा और कहीं लगातार इस बात पे चर्चा होती रही है, सियासी हलकों में काफी इस पर बहसें होती रही हैं कि यहाँ ट्राइब्यूनल्स की तो बात छोड़ दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात छोड़ दीजिए, कई हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जजों की नियुक्तियां होती हैं उस नाम पर सरकारें जो हैं वो बैठी रहती हैं और नामों को क्लियर नहीं किया जाता है। अब ऐसे में जब ये स्थिति है, क्या आप समझते हैं कि एक तरह से एक संघर्ष की स्थिति रहती है, एक दूसरे के से भिड़ने की स्थिति आ जाती है न्यायपालिका में और सरकारों के बीच, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा ट्राइब्यूनल्स और इस तरह के जो एडिशनल व्यवस्था है न्याय दिलाने की उन पर पड़ता है और जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं होती। इस वजह से हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। और वाकई क्या कानून मंत्रालय को ये पूरा मामला दे देने से, उनके नीचे रख देने से ये पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी? Madam, it is said justice delayed is justice denied. All of us know it. जी। और justice में delay नहीं हो
उसी के लिए आपने स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया, उसी के लिए स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल बना करके उनका कॉन्स्टिट्यूशन करके उनको पावर दी गई कि वो स्पेशलाइज्ड एरिया के केसेस को हैंडल करेंगे, लेकिन समहाउ वो सक्सीड नहीं कर पाया। जहाँ तक कानूनी व्यवस्थाओं की सवाल है, सारी कानूनी व्यवस्थाएं आज भी इन प्लेस हैं, कानून में बहुत अमेंडमेंट हो चुके हैं, प्रावधान कर दिए गए हैं। डिले होती है इसलिए क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट में, ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट में डिले होती है, बहुत समय तक पद रिक्त पड़े रहते हैं। जस्टिस टंडन ने एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट की बात कही, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट जो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन वो स्टेप तो तब लिया जाएगा ना जब आप एग्जिस्टिंग वैकेंसीज को ही फिलअप करें। आप एग्जिस्टिंग वैकेंसीज को ही फिलअप नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज को फिलअप करिए, ट्राइब्यूनल्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ताकि ट्राइब्यूनल जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं वो अपने आप स्पीडी ट्रायल करेंगे। और जैसा कि मुकुल शेरावत साहब ने भी ITAT का एग्जांपल दिया, जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का ट्राइब्यूनल है, उसी की सक्सेसफुल वर्किंग के ऊपर बाकी ट्राइब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। तो मैं समझता हूँ जिन ट्राइब्यूनल्स के पास अभी अच्छा काम है और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एबॉलिश करने से पहले सरकार को एक बारी और विचार करना चाहिए था और जुडिशरी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं किया गया। आज भी वैकेंसीज हैं और अगर आप आज क्या होता है, हर मंत्रालय अपने अपने ट्राइब्यूनल को देखता है तो उनमें कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। अगर सारे ट्राइब्यूनल्स को एक ही मंत्रालय के अंदर रख दिया जाए, उसमें मेंबर्स की यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस नहीं आएंगी। यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन के अलावा उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, अगर वो जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर था उसके हिसाब से किया जाता है तो लोगों में ट्राइब्यूनल्स में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने NCLT के ऊपर व्यवस्था देते हुए ये कहा था, ट्राइब्यूनल्स आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर द कोर्ट, इसलिए उनकी इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी और फंक्शनिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे कि कोर्ट्स की होती है। लेकिन अगर उनकी अपॉइंटमेंट की पावर सरकार के पास चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लोगों में ट्राइब्यूनल्स के फंक्शन के ऊपर एक विश्वास है, वो विश्वास में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ट्राइब्यूनल्स को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने दिया जाए और एक पर्टिकुलर मंत्रालय के अंदर लाकर उनकी यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन मेंबर्स की जाए, ताकि वो अपना न्यायालय का कार्य जो है वो अच्छे ढंग से कर पाएं और जल्दी कर पाएं। जी बिल्कुल। और जस्टिस मुकुल शेरावत, एक फाइनल कमेंट आपसे भी चाहूँगी। जैसा कि जस्टिस टंडन ने बताया कि जो पूर्व जज हैं उनकी नियुक्तियां जल्दी से जल्दी की जाएं, आपको क्या लगता है सर कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जैसा कि मल्होत्रा जी ने भी सुझाया, जस्टिस टंडन ने भी सुझाया, उसी तरह एक सुझाव ऐसा जिसकी वजह से ये जो ट्राइब्यूनल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था को मदद करने की सोच के साथ आई, उसको हम ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। Very well. So you see that one more thing which is in addition to Justice Tandon and my Secretary to the Law Ministry, Mallhotra Sahab, you see that tenure in tribunals is fixed, sometimes 5 years, now reduced 4 years, like that. This tenure is not a contractual agreement. The judges' appointments and their term and their service conditions. You see, in other countries, they say that a judge retires at his own will. Sir. Because the more they get experience, as Justice Tandon saying, these judges have a very vast experience in solving our problems, problems of the society. Then we, in the last occasion, we discussed that what is the hitch in reappointing all those qualified persons who are just 58 or 60 years of old and they have not attained the age of 65 years and they very well they can function for 5 years, why they cannot be reappointed. So these are cumulative things which this panel is time and again waking up and raising all these issues. So all these suggestions of this panel are a welcome suggestion and the term can be extended, their expertise can be utilized, their retiring age can be, if deemed fit, can be enhanced. At least they can be reappointed, and the major problem is that their appointments, vacancies should be filled up early as possible if we want to give something a quick justice to the society. बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। इसमें कोई शक नहीं कि चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हो या ट्राइब्यूनल्स बने हो, ये तमाम व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई कि जो आंकड़े हैं, लगभग करोड़ों पेंडेंसी के जो केसेस के पेंडेंसी के जो आंकड़े हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन जो आदर्श था, जो लक्ष्य था, उसको पूरा करने में अभी भी हम असफल रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हम ये कह सकते हैं बहुत साफ तौर पर कि हमारी सियासी व्यवस्था ज़्यादा रही है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा हमेशा एक शक के घेरे में रही है। लेकिन आम लोगों तक न्याय पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी न केवल अदालतों की, वकीलों की ही है, बल्कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। उसका लक्ष्य यही होना चाहिए। यदि सरकार इस चीज़ को समझ ले तो न्यायिक प्रक्रिया दोनों हाथों से आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हमेशा रही है। हमारी अदालतें, हमारे जजेज, हमारे अधिवक्ता हमेशा आम लोगों के हक की बात करते आए हैं। ये हक की बात तब पूरी तरीके से की जा सकेगी, सभी तक न्याय पहुंचाया जा सकेगा, यदि हम अपनी व्यवस्था में ये तमाम सुधार कर सकें जो हमारे पैनलिस्टों ने सुझाया, जिसमें जजों की नियुक्ति है, ट्राइब्यूनल्स या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो विशेष जज हैं वो उनको नियुक्त किया जाए, खासकर जो रिटायर हो गए हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले के, उनको नियुक्त किया जाए। उनकी उम्र को भी बढ़ाया जा सकता है, उन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। और हमें इस बात की भी उम्मीद है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के मामले पर सुनवाई शुरू की है तो वो इन बिंदुओं पर ज़रूर कोई ना कोई निर्देश देगा और जिसका पालन सरकार करेगी। और तब शायद ये जो परिकल्पना थी कि हमारे देश में हर किसी को न्याय मिल पाएगा, 130 करोड़ जनता तक न्याय सुलभ कराने की ये जो हमारी कल्पना है वो ज़मीन पर हकीकत बनकर उतर सकेगी। इसी उम्मीद में आज इंडिया लीगल में बस इतना ही। नमस्कार।